कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले 2 रविवार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मोटापा या जो अधिक वजन हो जाता है हम लोगों का, और हम कोशिश कर रहे हैं ज्योतिष के द्वारा ढूंढने की कि इसका कारण क्या है और ज्योतिष से हम इसका कैसे निदान कर सकते हैं। और हम लोगों ने बात की थी कि ये बहुत एक बड़ी समस्या है और ये बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनता है और बहुत गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। तो ये ज़रूरी है कि पहले तो हम ज्योतिष के द्वारा ये जानने की कोशिश करें कि ये क्यों हो रहा है, और जब समस्या का पता लगेगा तो नेचुरली हम लोग उसका निदान भी कर सकते हैं। ज्योतिष के अंदर बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और बहुत ही सरल उपायों के द्वारा हम इस समस्या का भी निदान कर सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो ग्रह हैं, सारे ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं जैसा आप जानते हैं, उन ग्रहों का मोटापे से हमारा क्या संबंध है। तो कहते हैं कि गुरु जो ग्रह है, बृहस्पति या जिसको जुपिटर बोलते हैं, वो हमारे मोटापे का मुख्य कारक ग्रह है। और वजन बढ़ाने में हमारा गुरु ग्रह की सबसे अहम भूमिका होती है। ये बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारी फैट होती है बॉडी में, उसका कारक है। हमारे बॉडी के अंदर फैट को बनाए रखता है और इसके कारण हमारा मोटापा है, और एक जो बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है वो भी इसी के कारण होती है, और पेट जो है वो अननेसेसरीली बहुत मोटा हो जाता है। ये हम कहेंगे कि शरीर हमारा बहुत बल्की हो जाता है, हैवी हो जाता है। शुक्र का जहाँ तक सवाल है, शुक्र हमारे जितने भी जो मीठे पदार्थ हैं और जो स्टार्च तत्व हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। ये खाने की आदत को बढ़ाता है। और सबसे जो विशेष बात है शुक्र ग्रह की, कि खाने का स्वाद लेने का स्वभाव देता है। आदमी बहुत ही एक कहते हैं कि खाने के मामले में बहुत ही एक चूजी होता है, बहुत स्वाद से खाता है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाता है, जिसका प्रभाव हमारा सीधे वजन की तरफ पड़ता है। और इससे क्या होता है कि जो हम स्वादिष्ट और अच्छा खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाया जाता है और जिसके कारण हमारा वजन बढ़ने लगता है। लेकिन इन कंट्रास्ट टू जुपिटर, वीनस की खासियत क्या है कि ये वजन तो बढ़ाता है, आदमी को मोटा भी करता है, लेकिन जो शरीर है वो सुंदर बना रहता है। कभी शरीर शुक्र की वजह से बेडोल नहीं होगा, जो कि गुरु की वजह से हो सकता है। अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल जो ग्रह है हमारी जो फिजिकल एनर्जी है उसका कारक है। ये हमारी जीवन शक्ति है, इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है उन सब का कारक है। और आप जैसा जानते हैं कि फिजिकल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, और जो भी लोग जिनका मंगल आपके हॉरोस्कोप में बहुत वेल प्लेस्ड होता है, तो ये लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, एथलेटिक्स बनते हैं, डिफेंस में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, या कोई भी बहुत एडवेंचरस का या कॉन्फिडेंस का काम करते हैं। तो इनके अंदर विल पावर बहुत होती है, इनकी इच्छा शक्ति बहुत होती है, और जैसे मैंने कहा कि इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है। तो ये किसी भी, अगर मोटापा कोई बढ़ा भी है इनका, तो ये इमीडिएटली कुछ मेहनत करके, कोशिश करके उसको ठीक कर लेते हैं और ये मोटापे से अपने आप को दूर रखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मंगल अगर आपका स्ट्रांग है, तो मोटापा आपके पास फटक भी नहीं सकता, मोटापा आपके पास आ भी नहीं सकता। और अगर बाई चांस थोड़ा बहुत अगर वेट बढ़ता भी है, तो इमिडिएटली व्यक्ति मेहनत करके, कोशिश करके, एक्सरसाइज करके, खाने पीने के ऊपर कंट्रोल करके उसको एकदम से ठीक कर लेता है। इसके अतिरिक्त जो चंद्र ग्रह है, वो भी एक मोटापे का मूल कारण है। चंद्रमा की जो स्थिति है, जितना भी हमारे शरीर के अंदर पानी है, और पानी का जो कारक है वो चंद्रमा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में करीब 70% पानी की मात्रा है। तो चंद्रमा के कारण भी आप देखते हैं कि पेट बहुत जल्दी निकल जाता है और वजन में वृद्धि हो जाती है। तो चंद्रमा भी जो है हमारे वजन को बढ़ाने में या हमारे पेट को निकालने में, इसकी भी एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है। लेकिन एक खास बात है चंद्रमा कि चंद्रमा में अगर आपका वजन बड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है, कभी भी बेडोल या कभी भी वो मोटापे की वजह से खराब नहीं दिखाई देगा। तो कहते हैं ना, बहुत चबी टाइप के लोग होते हैं और उनका जो डेवलपमेंट होता है भले ही वो राइट प्रोपोर्शन में ही होता है, कभी भी बेडोल तरीके से इनका वजन नहीं बढ़ता है। तो इसलिए चंद्रमा और शुक्र में ये खास बात है कि अगर इन दो प्लैनेट की वजह से
किसी का वेट बढ़ता भी है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी बेडोल नहीं होता और हमेशा पॉइजनस एलिमेंट हैं या विषाक्त पदार्थ हैं नियंत्रण करता है और जो वजन के कारणों को वजन घटाने के कारण को उसका विस्तार करता है। तो इसलिए शरीर, जहाँ तक शनि का सवाल है, तो शनि का कोई भी भूमिका नहीं है हमारे मोटापे को बढ़ाने में। बुध ग्रह से पीड़ित व्यक्ति को मोटापा होता तो है, हो सकता है, अगर बुध ग्रह आपका ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी मोटापा हो सकता है। लेकिन जैसे मंगल वाले व्यक्ति बहुत जल्दी अपने ऊपर कंट्रोल करके मोटापे को घटा देते हैं, ऐसे ही जो बुध वाले व्यक्ति हैं वो भी प्रयास द्वारा अपने वजन को कम करने की क्षमता रखते हैं और ये बहुत कोशिशों के बावजूद अपने वजन को ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए जो आप देख पा रहे हैं कि जो वजन बढ़ाने के जो मुख्य ग्रह हैं हमारे, एक तो बृहस्पति हो गया और शुक्र हो गया और चंद्रमा हो गया। और जहाँ तक सूर्य का सवाल है, सूर्य भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, हमारी लाइफ है या हमारी आत्मा है। बट सूर्य का जो वजन बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि सूर्य जो है वजन को कम करने की प्रवृत्ति देता है। तो ये जानकर कि कौन सा ग्रह है आपके हॉरोस्कोप में वजन बढ़ाने का जो कारण है वो कौन सा ग्रह है, और एक बार अगर हम हॉरोस्कोप को किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के द्वारा एग्जामिन करा लेते हैं तो बहुत आसानी से वो बता सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में वजन बढ़ने का क्या कारण है। फिर हम जो उपाय हैं ज्योतिष में उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ ग्रहों की युति होती है, कुछ कॉम्बिनेशन होता है, वो भी आपके वजन को बढ़ाने में उसका भी योगदान होता है। तो हम उसकी भी बात करते हैं कि ग्रहों की युति की वजह से या किसी प्लैनेट के एक पर्टिकुलर पोजीशन में होने की वजह से हमारे वजन के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यदि बृहस्पति, जैसा हमने कहा कि बृहस्पति का हमारे वजन बढ़ाने में अहम भूमिका है, यही एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे शरीर को बल्कि बनाता है। तो यदि बृहस्पति हॉरोस्कोप में अस्त या वक्री हो, अस्त का मतलब होता है कि जब वो सूर्य के बहुत नजदीक हो, और वक्री मतलब जब पृथ्वी से वो रेट्रोग्रेड मोशन में, मतलब उल्टा घूमता हुआ दिखाई देता है, तो कहते हैं कि पाचन तंत्र के विकारों के कारण मोटापा होता है। अगर बृहस्पति अस्त या वक्री है किसी भी हॉरोस्कोप में, तो उस व्यक्ति के पाचन तंत्र में विकार होते हैं, जिसके कारण मोटापा जो है बढ़ता है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की हॉरोस्कोप में गुरु लग्न भाव को पंचम सप्तम या नवम दृष्टि से देखता है, गुरु की जो दृष्टि होती है वो कहते हैं कि तीन दृष्टि होती है, पंचम सप्तम और नवम। अगर गुरु किसी भी तरह से लग्न भाव को या फर्स्ट हाउस को देख रहा है इन दृष्टियों के द्वारा, उन व्यक्तियों को मोटापे की समस्या का ज्यादा सामना करना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी गुरु का जो इफेक्ट है लग्न के ऊपर होगा, लग्न हमारा शरीर होता है, तो हमारे मोटापा बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिनका लग्न का स्वामी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बृहस्पति होता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मतलब जिनका लग्न जो है वो या तो सेगिटेरियस हो या पाइसिस हो, या धनु राशि हो या मीन राशि हो, तो कहते हैं कि उनका शरीर बहुत विशाल होता है और वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं ऐसे लोग। लेकिन एक डिफरेंस है, वो तामसी भोजन, बृहस्पति जब का लग्न का स्वामी होगा तो ऐसा व्यक्ति कभी भी तामसिक भोजन पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा मोटा मीठा और नमकीन खाना ज़्यादा पसंद करता है। तो उसकी वजह से भी शरीर जो है बहुत कहते हैं कि बल्कि हो जाता है और शरीर जो है विशाल हो जाता है। ये भी कहा कि अगर कुंडली में या हॉरोस्कोप में बृहस्पति जो है मैलिफिक या खराब होकर, अशुभ होकर, बुरे भाव का स्वामी होकर उच्च स्थिति में हो, एग्जॉल्टेशन पॉइंट पर हो, तो कहते हैं कि वजन जो है बहुत तेजी से बढ़ता है ऐसे व्यक्तियों का। और जब जब कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों का वजन अ, हमेशा बढ़ा हुआ नहीं होता, लेकिन कहते हैं कुछ टाइम आता है कि सडनली आप देखेंगे कि वजन बढ़ना शुरू हो गया।
और ये बहुत केसेस में देखा गया है। ये सिर्फ बृहस्पति के गोचर के कारण होता है, क्योंकि जब जब गोचर में बृहस्पति लग्न, लग्नेश या चंद्र लग्न को देखता है, उसके ऊपर एस्पेक्ट करता है, तो आप देखेंगे कि उस समय सडनली आपका वजन जो है वो बढ़ने लगता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बृहस्पति जो है एक राशि में 1 साल तक रहता है। तो जब तक वो इस पोजीशन में रहेगा 1 साल तक, आपको लगेगा कि पता नहीं इस साल में क्या हो गया, मेरा वजन क्यों बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही बृहस्पति जो है गोचर करेगा दूसरी राशि में, वैसे ही आपका वजन जो है फिर दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ जलीय जल तत्व की राशियां हैं, जिसको कि हम कर्क, वृश्चिक या मीन राशि होती है, वो हम कहते हैं कि वाटरी साइंस है या जल तत्व की राशियां हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो यदि लग्न में ये राशियां हो, तीनों में से कोई भी राशि हो, कैंसर हो, स्कॉर्पियो हो या पाइसिस हो, तो इनके स्वामी शुभ हो या लग्न में जलीय प्रकृति का ग्रह हो। ऐसे ही जैसे राशियां जल प्रकृति की होती हैं, ऐसे ही ग्रह भी जल प्रकृति के होते हैं, जो हम कहते हैं चंद्रमा और शुक्र, जो दो ग्रह हैं, इनकी जो प्रकृति है जलीय प्रकृति है। इसका अर्थ ये हुआ कि लग्न में अगर कोई भी जल प्रकृति की राशि हो और वहां पर जलीय प्रकृति का ग्रह भी बैठा हुआ, मतलब मून और वेनस में से कोई भी ग्रह, तभी भी शरीर में बहुत मोटापा बढ़ने लगता है। यदि चंद्रमा पहले 5वें या 9वें भाव में हो, किसी भी हॉरोस्कोप में यदि चंद्रमा पहले 5वें या 9वें भाव में हो, तो कहते हैं कि शरीर में फैट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ये चंद्र आपके हॉरोस्कोप में बेनिफिक है या सौम्य ग्रह है या स्ट्रांग है, तो कहते हैं कि व्यक्ति मोटा तो होता है, लेकिन जो उसका फुर्तीला होता है, वाइब्रेंसी होती है या जो एनर्जी होती है, वो कम नहीं होती। व्यक्ति बहुत मोटापा होने के बाद भी बहुत फुर्तीला रहता है। चंद्र और शुक्र से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा और शुक्र की वजह से अगर वजन बढ़ता है, तो व्यक्ति के आकर्षण में, दिखने में कोई कमी नहीं होती, वो बहुत सुंदर लगते हैं। उन ऐसे व्यक्तियों के आप देखेंगे कि बहुत ही जो स्किन होती है बहुत ही फ्लॉलेस होती है, गाल वगैरह देखेंगे तो बहुत फूले हुए होते हैं और चेहरे में लगेगा आपको बहुत कोमलता है। तो कभी भी शरीर आपका ऐसा नहीं लगेगा इसमें आकर्षण की थोड़ी सी भी कमी हो। तो ये चंद्र और शुक्र ग्रह की एक खासियत है। जब बृहस्पति नीच राशि में हो, हर जो ग्रह की जो राशियां हैं, एक उच्च राशि है और एक नीच राशि है। और बृहस्पति की जो नीच राशि है वो कैप्रिकॉर्न साइन है, मकर राशि है, जिसमें से अभी आपने देखा कि 6 अप्रैल 2021 को गुरु ने मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किया। अपनी नीच राशि में था, तो नीच राशि से अब कुंभ राशि में प्रवेश किया। तो अगर किसी भी हॉरोस्कोप में, किसी भी जन्म पत्रिका में अगर बृहस्पति नीच राशि में या कैप्रिकॉर्न साइन में हो, तो ऐसे कहते हैं कि व्यक्ति में फैट की मात्रा हमेशा कम रहती है, वो व्यक्ति मोटा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोगों का देखा होगा आपने, चंद्र ग्रहण के टाइम जन्म होता है। तो ये भी कहा कि यदि आपका जन्म चंद्र ग्रहण के समय हो, तो आदमी या तो बहुत ज़्यादा मोटा हो सकता है या बहुत ज़्यादा पतला भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति कभी बीच के नहीं होते, या तो एक्सेसिव उनका वेट होगा या वेट जो है बहुत कम होगा। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति का पूर्णिमा के दिन जन्म होता है, पूर्णिमा के दिन, तो ऐसे व्यक्ति देखा गया कि वो अक्सर मोटे होते हैं, उनका वजन जो है वो अधिक होता है। और अगर जन्म अमावस्या के दिन है, अगर जन्म अमावस्या के दिन है, तो ऐसे व्यक्ति जो है पतले होते हैं, उनका वजन कभी बढ़ता नहीं है। तो हम ये देखकर भी बता सकते हैं कि आपका जन्म या चंद्र ग्रहण के टाइम हुआ है या पूर्णिमा के टाइम हुआ है या अमावस्या के टाइम हुआ है। चंद्र ग्रहण के टाइम हुआ है तो या तो आपके अंदर एक्सेसिव फैट होगा या बहुत पतले होंगे। पूर्णिमा के दिन अगर जन्म हुआ है तो नेचुरली आप बहुत मोटे होते हैं। और अगर अमावस्या के दिन अगर किसी का बर्थ होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत पतले होते हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा, शुक्र व बृहस्पति मीन्स मून, वीनस एंड जुपिटर अगर हॉरोस्कोप में स्ट्रांग हो, बेनिफिक हो,
वेल प्लेस्ड हो, शुभ ग्रह हो, सौम्य ग्रह हो, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति शादी के बाद मोटे हो जाते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि शादी के पहले उनका वजन बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन शादी के बाद उनका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मून, वीनस या जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है या बहुत बेनिफिक होता है हॉरोस्कोप में, तब शादी के बाद वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। परंतु अगर शुक्र या वीनस आपका वीक है हॉरोस्कोप, शुक्र या वीनस तो वीक है, तो कहते हैं कि विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति कमजोर हो जाते हैं या मोटापे के ऊपर उनका अपने आप काबू हो जाता है। तो बहुत से व्यक्ति आपने देखा है कि शादी के बाद कुछ लोग मोटे हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति शादी से बाद पतले हो जाते हैं। तो ये है कि मून, वीनस, जुपिटर अगर आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है तो शादी के बाद मोटापा बढ़ने की संभावना हो जाती है, और अगर वीनस कमजोर है तो शादी के बाद आपका वजन जो है और कम हो जाता है। इसके अलावा हमने राहु केतु की बात नहीं की, तो कहते हैं कि राहु जो है व्यक्ति को हमेशा पतला रखता है। राहु कभी वजन नहीं बढ़ने देता। लग्न में अगर आपका राहु है तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आप हमेशा जो है बिल्कुल नॉर्मल ट्रिम एंड स्लिम रहेंगे एक्चुअली में। तो राहु हमेशा जातक को पतला रखता है। लेकिन यदि राहु के साथ बृहस्पति हो, राहु के साथ अगर बृहस्पति हो, तो जातक के और मोटा हो जाने की संभावना हो जाती है। जातक का वजन और तेजी से बढ़ने लगता है। उसका कारण है, कारण यह है कि बृहस्पति जो है भूख को बढ़ाता है। बृहस्पति भूख को बढ़ाता है और राहु हमारा एक हम कहते हैं कि तामसिक ग्रह है। तो आपको तामसिक खाना, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल फैटी फूड या बहुत ही तामसिक प्रवृत्ति का खाना या गरिष्ठ खाना, ऐसे खाने की जो आदत बन जाती है या आपकी इच्छा होने लगती है कि मैं इस टाइप का खाना खाऊं, और जब आप इस टाइप का खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो वजन है और तेजी से जो है वो बढ़ने लगता है। तो ये हम बात कर रहे हैं अभी जितने जो डिफरेंट प्लैनेट हैं या जो डिफरेंट प्लैनेट की पोजीशन है उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मोटापे के ऊपर। हम इसको अभी जारी भी रखेंगे क्योंकि अ, कुछ चीज़ों को हम डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से, और जो अगर बृहस्पति डिफरेंट हाउसेज में होता है तो उसका भी प्रभाव हमारे मोटापे के ऊपर कैसा पड़ता है। आज हम कुछ और भी चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ प्रश्न आए हैं मेरे पास। एक प्रश्न आया है गाजियाबाद से मनीषा जी का। उन्होंने पूछा है कि ज्योतिष में केंद्राधिपत्य दोष क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको समझाइए। तो हम जो है केंद्राधिपति दोष की आज थोड़ा सा बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और ये एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ज्योतिष में इसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद है, बहुत विवादित विषय है। और अभी तक अ, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि क्या है ये दोष और इसका क्या इफेक्ट होता है। बट फिर भी हम लोग चर्चा में देखेंगे कि क्या क्या हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं या हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। और इसके बारे में चर्चा करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ज्योतिष में दो तरह के ग्रह होते हैं। एक को हम सौम्य ग्रह कहते हैं या इसको शुभ ग्रह कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बेनिफिक प्लैनेट कहते हैं। और कुछ ग्रह होते हैं जिसको कि हम क्रूर ग्रह बोलते हैं या अशुभ ग्रह बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको मेलिफिक प्लैनेट बोलते हैं। तो ज्योतिष में दो तरह के ग्रह हैं, एक क्रूर ग्रह और एक सौम्य ग्रह। क्रूर का मतलब होता है कि मैलेफिक, जो हमारे उनके जो रिजल्ट होते हैं वो अशुभ होते हैं। और सौम्य ग्रह या बेनिफिक प्लैनेट का अर्थ होता है कि इन ग्रह ये हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। तो जहां तक शुभ ग्रहों का सवाल है कि बृहस्पति और शुक्र को हमने शुभ ग्रह या बेनिफिक प्लैनेट या सौम्य ग्रह माना। इसी तरह से जो सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु केतु हैं, इनको हमने क्रूर ग्रह माना, अशुभ ग्रह माना या मेलेफिक प्लैनेट माना। अब बाकी ग्रह बचे दो,
बुध और चंद्रमा। बुध को हम ज्योतिष में एक बच्चे की तरह मानते हैं और प्लानिटरी कैबिनेट में उसको प्रिंस भी माना गया। तो जो बच्चे का स्वभाव होता है वही एक बुध का स्वभाव होता है। जैसा आप जानते हैं कि बच्चे का जो अपना कोई स्वभाव नहीं होता, जैसी उसकी संगति होती है, जैसा उसको लोगों का एसोसिएशन मिलता है, वैसे ही उसका स्वभाव बन जाता है। यही चीज ज्योतिष में भी कही गई कि यदि आपके हॉरोस्कोप में बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ एसोसिएटेड है तो बुध जो है वो शुभ ग्रह बन जाता है, और अगर आपके हॉरोस्कोप में बुध अशुभ ग्रहों के साथ एसोसिएटेड है तो बुध जो है वो अशुभ ग्रह बन जाता है। तो ये बुध की बात हुई कि बुध का डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में बुध किन ग्रहों के साथ एसोसिएटेड है, किन ग्रहों के साथ उसका संबंध है। अब बात बचा चंद्रमा। चंद्रमा का आप देखते हैं कि साइज जो है रोज चेंज होता है, साइज रोज बदलता है। और चंद्रमा को कहा कि जब चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है तो हम चंद्रमा को शुभ ग्रह मानते हैं, और अगर उसका साइज आधा या आधे से कम होता है तो उस पोजीशन में चंद्रमा को हम अशुभ ग्रह मानते हैं, मैलेफिक प्लैनेट मानते हैं। और चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा कब होता है? ये होता है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा का साइज आधा या आधे से ज्यादा होता है, और उस पीरियड में चंद्रमा को हमने शुभ माना। इसका अर्थ ये हुआ कि एक हमारा एक माइंड सेट है कि शुक्ल पक्ष अच्छा है और कृष्ण पक्ष खराब है। ऐसा नहीं है। आधा कृष्ण पक्ष भी अच्छा है और आधा शुक्ल पक्ष भी खराब है। तो ये कहा कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा को शुभ माना गया और बाकी समय में उसको अशुभ माना गया। और इसमें एक और भी है, जहां तक हम शुभ और अशुभ ग्रहों की बात करते हैं ज्योतिष में, कि अगर किसी भी हॉरोस्कोप में चंद्रमा और बुध की युति होती है, कंजंक्शन होता है, या दे आर इन कंजंक्ट टू ईच अदर, तो कहते हैं कि दोनों के दोनों शुभ हो जाते हैं, भले ही इंडिविजुअली वो अशुभ क्यों ना हो। तो ये भी हमें देखना है कि अगर मंगल और बुध की युति आपके हॉरोस्कोप में बन रही है तो उस केस में चंद्रमा और बुध दोनों के दोनों ग्रह जो है वो शुभ बन जाते हैं, सौम्य बन जाते हैं। अब जहां तक इस दोष का सवाल है, केंद्राधिपत्य दोष का, जैसे मैंने कहा कि ये ज्योतिष में सबसे ज्यादा विवादित विषय है, और बहुत बुक्स पढ़ी हैं हम लोगों ने। चौथे, सातवें और 10वें माने गए। तो सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह भी अशुभ हो जाता है। और साथ में ये भी कहा कि अगर क्रूर ग्रह या मेलेफिक प्लैनेट केंद्र स्थान का स्वामी होता है तो वो अशुभ से शुभ हो जाता है। एक तो ये एक चरम सीमा है कि एकदम से हमने ब्लैंकेट कह दिया कि कोई भी बेनिफिक प्लैनेट है, अगर वो केंद्र हाउस का लॉर्ड है तो मेलेफिक हो जाएगा, और अगर मेलेफिक प्लैनेट केंद्र हाउस का लॉर्ड है तो वो बेनिफिक हो जाएगा। ये भी बहुत एक अजीब सी बात है, ये एक्सट्रीम एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर शुभ ग्रह केंद्र का लॉर्ड होता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, उसकी जो शुभता है वो कम हो जाती है। ऐसे ही जब अशुभ ग्रह केंद्र स्थान का स्वामी होता है तो भी उसकी अशुभता कम हो जाती है। तो ये कहा गया कि अगर शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी है तो उसकी शुभता कम हो जाती है, और अगर अशुभ ग्रह केंद्र का स्वामी है तो उसकी अशुभता कम हो जाती है। उसमें ये नहीं कहा गया कि वो एक मैलेफिक हो जाता है, बेनिफिक प्लैनेट मैलेफिक हो जाता है या मैलेफिक बेनिफिक हो जाता है। यही कहा कि उनकी जो शुभता और अशुभता दोनों की कम हो जाती है। तीसरा व्यू पॉइंट है कि बेनिफिक प्लैनेट अगर केंद्र हाउस का लॉर्ड है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और अगर मेलिफिक प्लैनेट केंद्र हाउस का लॉर्ड है तो वो भी न्यूट्रल हो जाता है, कि दोनों जो शुभ और अशुभ ग्रह हैं वो शुभता और अशुभता दोनों की बिल्कुल खत्म हो जाती है, दोनों के दोनों एक
न्यूट्रल प्लैनेट की तरह एक्ट करने लगते हैं। दोनों का देखेंगे आप कि दोनों के दोनों जो है एक न्यूट्रल प्लैनेट की तरह एक्ट करने लगते हैं। लेकिन इस मामले में हमारा जो एक बहुत अच्छा एक लघु पराशरी है ज्योतिष शास्त्र, बहुत मदद करता है, और उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी इस दोष के बारे में। उसमें जो श्लोक नंबर 10 है, उसमें लिखा, क्या लिखा उसके अंदर, केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो मारकत्वे अपि च तयोर्मारक स्थान संस्थितः बुद्धस्त धनु चंद्रो अपि भवेत धनु तद विधि। ये श्लोक है, और एक 12वां श्लोक भी है। इन दो श्लोकों को अगर हम पढ़ेंगे तो केंद्राधिपति दोष के बारे में हमको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और बहुत ही एक ये हमारा जाना माना एक ज्योतिष शास्त्र है, और वो इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देता है। तो हम देखते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। इस श्लोक का अर्थ है कि जो सौम्य ग्रह होते हैं, सौम्य ग्रह मीन्स बेनिफिक प्लैनेट या शुभ ग्रह, वो केंद्रेश होकर उनका शुभ फल ना देना, सौम्य ग्रहों का केंद्र का स्वामी होकर शुभ फल ना देना, केंद्राधिपत्य दोष कहलाता है। पहली चीज, ओनली इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट द बेनिफिक प्लैनेट, नॉट अबाउट द मेलेफिक प्लैनेट्स। कि शुभ ग्रह अगर केंद्र हाउसेस के लॉर्ड होंगे तो उनकी शुभ फल ना देने की जो प्रवृत्ति है उसको हम केंद्राधिपत्य दोष कहते हैं। और इसमें यह भी कहा कि यह दोष शुक्र में सबसे ज्यादा होता है। शुक्र अगर केंद्र हाउस का लॉर्ड है तो ये दोष उसमें सबसे ज्यादा होगा। उससे कम दोष गुरु में होता है, ये कहा इसमें। और गुरु से कम दोष बुध में होता है, मरकरी में। और सबसे कम दोष चंद्रमा में होता है। तो उन्होंने ये बात की कि सौम्य ग्रह की बात की पहले, और ये कहा कि अगर सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह, जो हमने कहा अभी डिस्कस की हमने शुभ ग्रहों के बारे में, और यही हमने कहा कि गुरु और शुक्र तो हमेशा शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन चंद्रमा और बुध जो है वो भी शुभ ग्रह हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ दिस प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप। तो इसीलिए इन्होंने 4 ग्रहों की बात की और किसी ग्रह की बात नहीं की। तो ये कहा कि इनमें से कोई भी ग्रह अगर केंद्र का लॉर्ड है तो उसकी जो शुभ फल ना देने की जो प्रवृत्ति है उसको हम केंद्राधिपत्य दोष कहते हैं। और यह दोष शुक्र में सबसे अधिक होता है, और उससे कम गुरु में होता है, गुरु से कम बुध में होता है, और उससे भी कम चंद्रमा में होता है। तो ये बात हुई हमारे लघु पराशरी की, जो कि बहुत एक विख्यात ग्रंथ है, बहुत एक जिसको हम सब लोग मानते भी हैं। तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया। और कहते हैं कि जैसे जो बात हुई इसमें, जो अगर हम 11वां और 12वां श्लोक भी पढ़ेंगे तो, या इसमें भी जो पढ़ेंगे, जब कहा मारकत्वे अपि, अगर मारक स्थान का अगर लॉर्ड है तब, इसका मतलब ये हुआ कि सौम्य ग्रह या बेनिफिक प्लैनेट यदि मार्केश होकर, मार्केश ये एक एडिशनल पॉइंट है जो कि हम भूल जाते हैं जब हम नॉर्मल बात करते हैं। मार्केश होकर, मार्केश जो है ज्योतिष में 2 हाउसेस होते हैं, सेकंड और सेवेंथ हाउस। तो कोई भी प्लैनेट अगर सेकंड और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड होकर और साथ में केंद्रेश भी हो तो उसका जो शुभत्व फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता। तो खाली ये कंडीशन नहीं है कि केंद्र का लॉर्ड है तो शुभ ग्रह तो उसका शुभ फल खत्म हो जाएगा। कंडीशन ये है इस श्लोक में कि अगर केंद्र के साथ साथ मारक स्थान का भी लॉर्ड है, स्वामी है, तब उस शुभ ग्रह का जो शुभ फल है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, अभी ये खत्म नहीं हुआ है कि मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन समय की कमी है। और इन द मीन टाइम एक सवाल मुझे और मिला है जो कि आज आप सबके लिए जरूरी भी है, कि नवरात्रे चल रहे हैं और लोगों ने पूछा है कि अष्टमी और नवमी कब है, और हमें मुहूर्त बताइए कि जो अष्टमी के दिन हम लोग कन्याओं को भोजन खिलाते हैं तो वो किस टाइम हमें खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय अष्टमी जो है 20 अप्रैल को है, और अष्टमी की शुरुआत 19 अप्रैल को रात को 12 बजकर 1 मिनट से शुरू हो जाती है, और जो रात को 20 अप्रैल की रात को 12 बजकर 43 मिनट पर है।
और उसके बाद जो है नवमी शुरू होती है 20 अप्रैल की रात को 12:43 से, और ये 21 अप्रैल मध्य रात्रि 12:35 पर है। या सिंपल भाषा में कहें कि अष्टमी 20 अप्रैल को है और नवमी जो है वो 21 अप्रैल को है। अष्टमी के दिन कुछ लोग कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे मुहूर्त हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट मुहूर्त है, जो दिन के टाइम मुहूर्त है, तो मैं कहूँगा कि जो अभिजीत मुहूर्त है उस दिन, वो दिन में 11:42 से 12:33 तक है। 11:42 से 12:33 तक है। तो उस टाइम अगर आप कन्याओं को भोजन करेंगे तो ये बहुत अच्छा एक शुभ मुहूर्त है। और बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, बहुत शुभ दिन चल रहे हैं। हम कहते हैं कि नवरात्रि के समय में तो हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, और नवमी की तो बहुत ज़्यादा हम लोग उसको महत्व देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान राम का जन्म जो है इसी दिन हुआ था। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने आज ज्योतिष से संबंधित प्रश्न भी पूछे हैं, और हम चर्चाओं को जारी रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रश्न हैं उनका हम जवाब दे पाएँ। और मैं आपसे यही आशा करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो ज्योतिष से संबंध है, तो आप आइए और बताइए, और हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। दोस्तों, थैंक यू सो मच। नमस्कार। मिलते हैं अगले रविवार को सुबह 10 बजे।